Now let's get into the beautiful technique of DNA fingerprinting. सबसे पहले ये sequence याद रखना. How is DNA fingerprinting done? First, you will isolate the DNA, then amplify it by using PCR, then do fragmentation, then do heat denaturation, then do the most important step, gel electrophoresis, then do southern blotting, also called elution, then hybridize using complementary radioisotopic single-stranded DNA called probe DNA, and then do photography, also called as autoradiography. बाप रे, लंबा सा प्रोसेस है. Once again, isolate the DNA, amplify the DNA, fragment it, break it by heat denaturation, do gel electrophoresis, do southern blotting or elution, hybridize with probe DNA, and do photography or autoradiography. What do you mean by this, sir? सबसे पहले we will isolate the DNA. समझो एक मर्डर हुआ है और कल्प्रिट ने विक्टिम का गला दबाया था और गला मार के दिया. तो सर, कल्प्रिट जब गला दबा रहा था, सर जो विक्टिम था ना, विक्टिम ने कल्प्रिट को स्क्रैच किया अपने आप को बचाने के लिए, और विक्टिम जो बेचारा मर गया, उसके नेल बेड्स के अंदर आपको कल्प्रिट के खूनी के सेल्स मिल गए. तो आपको सेल मिले या स्क्रैचिंग हुआ तो इसका एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जमीन पे गिर गया, या बहुत हाथापाई हो रही थी तो कल्प्रिट का एक हेयर फॉलिकल मिला, और विक्टिम समझो ब्लैक हेयर है और उसके बाजू में एक ब्राउन हेयर मिला, तो वो तो उसका नहीं है, वो खूनी का है. तो ऐसे अलग अलग सैंपल्स मिले आपको, स्किन सेल, ब्लड ड्रॉप, या टिश्यू सेल, स्किन सेल, या हेयर रूट्स मिले, या एक स्पर्म मिला. समझो एक रेप हुआ है तो वेजाइना में से स्पर्म मिला. तो समझो ब्लड में WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, या हेयर रूट, या स्किन सेल, या स्पर्म, उसमें से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन. अभी बहुत प्रेशियस डीएनए है, तो प्रेशियस डीएनए है तो इमीडिएटली उसको एम्प्लीफाई करते हैं. And we remember, amplification is done by PCR, polymerase chain reaction करते हैं, and one DNA sample will become many DNA sample. तो जो हमने किया था polymerase chain reaction में, फिर एक डीएनए की सैंपल को लेते हैं और उसका फ्रैगमेंटेशन करते हैं. We break it into multiple fragments using restriction endonuclease enzyme. Say we use EcoR1, the most commonly used enzyme, and DNA के multiple fragments मिल जाएंगे आपको. Now each fragment will be subjected to heat denaturation. So डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अगर हमने 91 to 93 डिग्री टेम्परेचर पे डाला, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक. किया हमने पीसीआर में, and double stranded DNA will become single stranded. So that is called heat denaturation.
और डीएनए के अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, डीएनए के अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट मिलेंगे, which is called as restriction fragment length polymorphism. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने फ्रैगमेंट बनाए अलग अलग लेंथ के, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉइंट सबसे ध्यान से सुनना, ये बुक्स में दिया नहीं है। सर टेल मी, सर अगर मैंने यूज किया इको R1 एंड मेरे क्रोमोसोम नंबर 11, डीएनए के अंदर तो सब क्रोमोसोम होते हैं, पूरा डीएनए था, तो उसको ये कट करेगा से GAATTC, याद है जी और ए के बीच में इको R1 कट्स, एंड यहां पर भी कांस्टेंट रीजन है GAATTC, तो यहां पर भी कट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस दिस फ्रैगमेंट। तो ये फ्रैगमेंट क्रोमोसोम नंबर 11 का। अभी क्रोमोसोम नंबर 2 का याद है कांस्टेंट रीजन तो सेम है, तो यहां पर भी GAATTC है, यहां पर भी वही सीक्वेंस होगा एंड ऐसे कट होगा एंड 21 पे ऐसे कट होगा, क्योंकि कांस्टेंट रीजन में कट होगा, कांस्टेंट रीजन आर सेम, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करो, it will make a cut in the constant regions and check it here. Sir, तो तीनों के तीन restriction fragments बन गए. If you cut by restriction enzyme, they are called restriction fragments. But restriction fragments are having different length, क्योंकि एक के अंदर there were 3 VNTR, दूसरे के अंदर there were 5 VNTR, and यहां there are 2 VNTR, तो ये मीडियम साइज का बनेगा with 3 VNTR, ये लार्ज बनेगा with 5 VNTR, ये स्मॉल साइज का बनेगा with 2 VNTR। तो फ्रैगमेंट की साइज विल डिपेंड कि उसके अंदर VNTR कितने हैं। बाकी तो यू रिमेंबर constant regions of the junk DNA are the same, and restriction enzyme will cut constant region wherever their restriction site is there in all the chromosomes, because constant regions are the same. So all restriction fragments are different depending on the number of VNTRs in there. I hope you understood this. So now we have got, say, this fragment with 3 VNTR, this fragment with 5 VNTR, this fragment with 2 VNTR. ये तो दिखा रहे हैं हम लोग. Of course, at the moment, all the DNAs are mixed together. तो क्योंकि हमने तो सिर्फ फ्रैगमेंटेशन करके हीट डिनैचुरेशन किया है, अब डीएनए को सेपरेट करना है. एंड यू रिमेंबर हाउ विल यू सेपरेट? You will separate by gel electrophoresis. अगारोस जेल के अंदर वेल्स होते हैं और वेल्स में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डाल देते हैं एंड you place a cathode here and you place a anode here, negative electrode, positive electrode, and charge. DNA being negatively charged will go from cathode towards anode. And do you remember
DNA will move according to the size. जो सबसे बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स है वो पीछे रह जाते हैं और जो सबसे छोटे फ्रैगमेंट्स है वो आगे चले आते हैं एंड दैट इज कॉल्ड सीविंग इफेक्ट. तो सीविंग होता है बड़े फ्रैगमेंट्स पीछे छोटे फ्रैगमेंट्स आगे. तो ये सब जो बड़े फ्रैगमेंट्स है इनके अंदर 5 VNTR है. ये मिड साइज फ्रैगमेंट्स है. इसमें 3 VNTR है. ये सबसे छोटे है. इसमें 2 VNTR है. If you remember, all fragments were different depending on number of VNTR. Beautiful. Now the fragments are separated. अब ये जो अगारोस जेल है ना ये इतना स्टेबल नहीं होता है. तो उसके ऊपर एक ये अगारोस जेल के ऊपर एक नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर डाल देते हैं एंड उसके ऊपर टिश्यू पेपर डालते हैं. तो टिश्यू पेपर से ना अगारोस जेल में से वाटर एब्सॉर्ब होता है एंड टिश्यू पेपर ये समझो अगारोस जेल है उसके ऊपर हमने नाइलॉन मेम्ब्रेन डाल दिया उस पे टिश्यू पेपर डाल दिए. टिश्यू पेपर विल सक वाटर फ्रॉम अगारोस जेल और डीएनए के सारे फ्रैगमेंट्स उस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर जाके चिपक जाते हैं. एंड फ्रॉम अगारोस जेल डीएनए के फ्रैगमेंट्स नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे आ गए and that technique is called as southern blotting, also called इल्यूशन. इल्यूशन या southern blotting हो जाता है. Now comes the most important question. Sir, ये नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे बड़े बड़े फ्रैगमेंट फिर मिड साइज फ्रैगमेंट फिर छोटे छोटे फ्रैगमेंट. बट सर हमें ये फ्रैगमेंट्स दिखाई कैसे देंगे? इतना छोटा डीएनए है. हाउ कैन यू सी द डीएनए? तो डीएनए का अब हम क्या करेंगे ध्यान से सुनना. इस डीएनए को हम हाइब्रिडाइज करेंगे यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो आइसोटोपिक single-stranded DNA called probe DNA. इन डीएनए के ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे प्रोब डीएनए डाला जाता है. सर व्हाट इज अ प्रोब डीएनए? समझो ये है क्रोमोसोम नंबर 11, 2, 21 जो हमने सीक्वेंसेस किए थे उसके ऊपर थे 3 VNTR, 5 VNTR, 2 VNTR. अब ये दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, यू कैंट सी देम. तो उसके ऊपर रेडियो आइसोटोपिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डाला जाता है. इफ इट इज रेडियो आइसोटोपिक it will emit radiation and become visible. And those single stranded DNA segments are complementary to the VNTR. They are complementary to VNTR. तो समझो VNTR is ATGCA, then the probe will be TACGT, which are complementary. और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं. एंड ऐसे क्रोमोसोम नंबर 11 पे जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड. ये है आपका डीएनए और ये उसके ऊपर आ गया प्रोब डीएनए विच इज रेडियो एक्टिव एंड डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा. तो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा. एंड सर ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे 3 VNTR थे. सो अब
3 डबल स्ट्रैंड आ जाएंगे। एंड क्रोमोसोम नंबर 2 पे 5 VNTR थे, तो 5 डबल स्ट्रैंड आ जाएंगे। 21 पे 2 VNTR थे, तो 2 डबल स्ट्रैंड आ जाएंगे। एंड 3 डबल स्ट्रैंड्स, 5 डबल स्ट्रैंड्स, 2 डबल स्ट्रैंड्स, तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो गए। एंड these are now put under a photography or autoradiography। ऑटोरेडियोग्राफी और फोटोग्राफी, ये नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्सरे फिल्म डाली जाती है, एक्सरे फिल्म ओवर द नाइलॉन मेम्ब्रेन, और ऊपर से एक एक्सरे मशीन से एक्सरेज लिए जाते हैं। एंड डू वी रिमेंबर, probe DNA is isotopic, and because of probe DNA आपको उस एक्सरे फिल्म के ऊपर आपको थिक बैंड्स दिखाई देंगे। थिक बैंड्स आर विजिबल because of the probe DNA which was आइसोटोपिक। तो समझो यहां 3 VNTR थे, तो ये ऐसा बैंड दिखाई देगा, थिक डबल स्टैंडर्ड बैंड। और ये 5 VNTR था, तो ये बड़ा बैंड होगा, ये मीडियम साइज बैंड है, ये बड़ा साइज बैंड है। और यहां 2 VNTR थे, तो ये छोटा बैंड होगा, लाइट बैंड होगा, स्मॉलर बैंड होगा। क्रोमोसोम नंबर 21 स्मॉलर बैंड, क्रोमोसोम नंबर 2 लार्ज बैंड, क्रोमोसोम नंबर 11 मीडियम साइज बैंड। तो डबल स्टैंडर्ड बैंड्स दिखाई देंगे। Now that we have understood this, sir, how do we make applications of this? तो समझो वो जो मर्डर हुआ और हमने डीएनए का सैंपल लिया, एम्प्लीफाई किया, फ्रैगमेंट किया, हीट डिनेचर किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, सदर्न ब्लॉटिंग इल्यूशन किया, हाइब्रिडाइज किया प्रोब डीएनए के साथ, और फोटो ऑटोग्राफी, एंड वी गॉट बैंड्स। तो अब आपके बुक्स में दिया नहीं है, समझो कल्प्रिट, टू स्टार्ट विद विक्टिम, सॉरी कल्प्रिट जो खूनी है, उसका जो हेयर सैंपल मिला था या उसका जो ब्लड का ड्रॉप मिला था, उसके हम क्रोमोसोम नंबर, ध्यान से, 16 और 16, जिसमें मैटरनल पैटर्नल दोनों, मैटरनल पैटर्नल एंड 2 मैटरनल पैटर्नल एंड 7 मैटरनल पैटर्नल, इसका हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाया है। एक्चुअली तो पूरे डीएनए का करते हैं, वी हैव जस्ट शोन इट ओवर हियर कि वी हैव शोन 7, 2 एंड 16। एक्चुअली पूरे क्रोमोसोम का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके नाइलॉन मेम्ब्रेन पे डाला जाता है। नाउ चेक दिस केयरफुली सर, ये है कल्प्रिट जिसका हेयर सैंपल मिला, उसके क्रोमोसोम नंबर 7 पे मिले पैटर्नल क्रोमोसोम पे 11 VNTR एंड मैटरनल पे 9 VNTR, एंड क्रोमोसोम नंबर 2 के पैटर्नल पे मिले 8 VNTR, और फिर मैटरनल पे 7 VNTR, 16 वाले पे पैटर्नल 5 VNTR, 16 वाले के मैटरनल 2 VNTR। तो हमने ये अलग अलग VNTR मिले क्रोमोसोम नंबर 7, 2 एंड 16, और उसका जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया, याद है, दैट where will the largest fragments remain?
सबसे बड़े फ्रैगमेंट रह जाएंगे नियर कैथोड और सबसे छोटे वाले आ जाएंगे नियर एनोड। एंड बाद में उसका नाइलॉन मेम्ब्रेन किया, हाइब्रिडाइज किया, उसका प्रोब डीएनए बनाया, उसका फोटोग्राफी किया, तो हमें थिक बैंड्स मिले। तो हमें कौन से थिक बैंड्स मिलेंगे? हमें मिलेंगे, ध्यान से, हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है, 11 VNTR सबसे ऊपर, 11 VNTR, then we get 9 VNTR, 9 VNTR, then we get 8 VNTR, then we get 7 VNTR, then we get 5 VNTR, then we get 2 VNTR. So we got sequence 11, 9, 8, 7, 5, 2. This is the sequence we got from the culprit DNA, जो खूनी है. And sir, this is the sequence. We got 11, 9, 8, 7, 5, 2. तो सीविंग इफेक्ट हुआ. अब हमारे पास दो सस्पेक्ट है, दोनों मर्डर के आसपास, मर्डर साइट के आसपास खड़े थे एंड उनका पुलिस सस्पेक्ट करी है कि दोनों में से एक ने खून किया है एंड दोनों का बक्कल सेल निकालते हैं, बक्कल सेल्स, एंड उसमें से डीएनए निकाल के उनका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है. अभी समझो जो फर्स्ट इंडिविजुअल था ए और सेकंड इंडिविजुअल था बी, तो ए इंडिविजुअल का पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा 7 to 16, हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं. तो 7 to 16, तो उस पे थे 3 VNTR and then 4 VNTR and then 8 VNTR and then 7 VNTR and then 5 VNTR and then 10 VNTR. तो उसका जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर 16 का 10 VNTR इधर आएगा, बाद में 8 VNTR इधर आएगा, बाद में 7 VNTR इधर आएगा, बाद में 5 VNTR इधर आएगा, एंड देन 4 VNTR इधर आएगा एंड 3 VNTR इधर आएगा. इसकी सीक्वेंस कौन सी हो गई? 10, 8, 7, 5, 4, 3. सर कल्प्रिट की सीक्वेंस कौन सी थी? कल्प्रिट की जो हमें मर्डर साइट पे ड्रॉप ऑफ ब्लड मिला उसका, इट वाज 11, 9, 8, 7, 5, 2. तो यहां 11 तो है ही नहीं, वी रादर हैव 10. यहां 4 and 3 है, जो यहां पर 4, 3 नहीं है, यहां पर 4, 3 है, यहां पर 4, 3 नहीं है, यहां पर 2 है और यहां पर 2 नहीं है. तो दोनों के VNTR of chromosome number 7, 2 and 16, 7, 2 and 16 are not matching with each other. So individual A is most probably, rather 100%, not the khuni, is not the culprit. अभी इंडिविजुअल बी का मिला. सर चेक दैट आउट. क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, 16, 11 VNTR, 9 VNTR, 8 VNTR, 7 VNTR, 5 VNTR, 2 VNTR. तो आ गया आपका इधर 11 VNTR from here, 11, and then we got 9 from here, and we got 8 from here, and we got
7 from here. We got 5 from here. We got 2 from here. Check out the sequence. 11, 9, 8, 7, 5, 2, which is the same sequence in B and in the culprit. Culprit का भी हमें मिला था 11, 9, 8, 7, 5, 2 and individual B का भी मिला 11, 9, 8, 7, 5, 2. तो सर इंडिविजुअल बी और कल्प्रिट का क्रोमोसोम नंबर 7, 2 and 16 का VNTR पैटर्न identical है, which means indeed the B suspect is the culprit. So how beautifully, just using one logic, that VNTRs of different people on different chromosomes have a different number and it doesn't match from person to person, and using the sequence of VNTR and the number of tandem repeats, we can catch a culprit just using one cell. एक छोटा हेयर फॉलिकल, एक ब्लड ड्रॉप, एक स्पर्म डीएनए, एक सिंगल सेल सैंपल से आप ब्यूटिफुली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो बिकॉज ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR, which are specific for every chromosome in every individual. Beautiful logic. I hope you all understood this. DNA fingerprinting.